उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। 10 करोड़ में 2 शैतान, मुसन्निफ मजहर कलीम। अचानक एक तेज सन्नाटे की आवाज़ फिजा में गूंजी और दूसरे लम्हे उसकी गर्दन इस सफाई से कट गई जैसे तारे साबुन कट जाता है। सर दूर जा गिरा, गर्दन से खून का फुआरा उबल पड़ा। इसका बकिया जिस्म एक लम्हे के लिए लड़खड़ाता रहा, फिर एक झटके से ज़मीन पर आ गिरा। जैसे ही इसका जिस्म ज़मीन पर गिरा, 3 तेज़ और खौफनाक चीखें फिजा में गूंज उठीं। वो तीनों चीखते हुए अपने साथी की तरफ देख रहे थे जो ज़मीन पर मरा पड़ा था। कटी हुई गर्दन और सर से अभी तक खून रस रहा था। तीनों की आंखों से शदीद खौफ नुमाया था। खौफ और दहशत की वजह से उनके चेहरे बिगड़ गए थे। और दूसरे लम्हे इनमें से एक जो शायद कदरी कमज़ोर दिल का मालिक था, लहरा कर फर्श पर गिर पड़ा। वो खौफ की ज़्यादती की वजह से बेहोश हो चुका था। 4 शौकिया शिकारों की ये पार्टी दारुल हुकूमत के मालदार नौजवानों पर मुश्तमिल थी जो कल दारुल हुकूमत से पिराबन के जंगल में शिकार खेलने के लिए आए थे। इससे पहले भी वो कई बार जंगल में शिकार खेल चुके थे, लेकिन आज का ये वाक़या अपनी नौयत के लिहाज से कतई अनोखा था। वो 2 घंटे से इस जंगल में शिकार खेल रहे थे। इस दौरान उन्होंने 2 हिरन, 3 खरगोश और 1 चीतल शिकार किया था। फिर जैसे ही वो जंगल के इंतहाई शुमाली सिरे पर पहुंचे, अचानक ये वाक़या पेश आ गया। वो चारों आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे कि अचानक एक तेज सन्नाटे की आवाज़ फिजा में गूंजी और दूसरे लम्हे इन तीनों से ज़रा आगे जाने वाले की गर्दन कटकर एक तरफ जा पड़ी। उन्हें कोई ऐसी चीज़ भी नजर ना आई जिससे गर्दन कटी हो, और ना ही कोई ऐसी चीज़ फेंकने वाला नजर आया। इस वजह से इन पर दहशत तारी हो गई। वो दोनों एक लम्हे तक तो बुत बने खड़े रहे। फिर इनमें एक जो उम्र के लिहाज से इनसे सबसे बड़ा नजर आ रहा था, दूसरे से मुखातिब हुआ। जमाल, ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? इनकी आवाज़ से भी दहशत साफ झलक रही थी। कुछ समझ में नहीं आता सलीम, सईद की गर्दन कैसे कट गई? जमाल ने जवाब दिया। इनके हवास बहाल होते जा रहे थे और फौरी दहशत और खौफ जो उनके सहनों पर तारी हो गया था, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था। फिर वो दोनों इस मुर्दा नौजवान जिसका नाम सईद था की तरफ लपके। उन्होंने उसके चारों तरफ गौर से देखा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नजर नहीं आई जिसे वो इस वाक़ये का मौजब समझते। फिर वो अपने बेहोश साथी की तरफ मुतवज्जा हुए। जमाल ने अपने कंधे से लटकी हुई छागुल से पानी निकालकर बेहोश नौजवान के चेहरे पर छींटे मारे। चंद लम्हों बाद उसे होश आ गया। क्या हुआ? उसके मुंह से बेरब से जुमले निकले। होश में आओ बशीर, हमें अपने बचाव की भी फिक्र करनी चाहिए। हो सकता है हम भी इस अनदेखी मौत का शिकार हो जाएं, जमाल ने कहा। थोड़ी देर बाद वो वहाँ खड़े सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। वो अपने साथी की लाश भी यहाँ नहीं छोड़ सकते थे और खौफ की वजह से यहाँ से भाग जाना भी चाहते थे। बशीर, मेरे ख्याल में तुम जाओ और पुलिस को इस वाक़या की इत्तला दो। हम दोनों यहाँ ठहरते हैं। क्या ख्याल है सलीम? जमाल ने, जो इन सबसे ज़्यादा मजबूत आसाब का मालिक नजर आ रहा था, बशीर और सलीम से मुखातिब होकर कहा। ठीक है बशीर, तुम जाओ और पुलिस को ले आओ, लेकिन जितना जल्दी मुमकिन हो सके वापस आना। सलीम ने भी जमाल की तायद की और फिर बशीर इत्तला देने के लिए चला गया। वहाँ से 2 गज दूर इनकी जीप मौजूद थी। वो तकरीबन भागता हुआ जीप तक गया और फिर पुलिस स्टेशन जा पहुँचा। उसने वहाँ मौजूद इंचार्ज को तमाम वाक़या तफसील से बताया। पहले तो इंचार्ज इस वाक़या पर यकीन करने को तैयार ना हुआ, क्योंकि ऐसा कोई वाक़या इससे पहले इस जंगल में नहीं हुआ था। लेकिन बशीर की बेपनाह इसरार और यकीन को देखते हुए उसके साथ चलने को तैयार हो गया। जब बशीर पुलिस के मुसल्ला गार्ड को लेकर वहाँ पहुँचा तो उसके जहन को एक और ज़ोरदार झटका लगा। जमाल और सलीम की लाशें भी इसके पहले साथी सईद के साथ ही पड़ी थीं। इनकी गर्दनें भी वैसी ही कटी हुई थी। वो इनकी लाशें देखकर जब्त न कर सका और चीखें मारने लगा। पुलिस के सिपाही और थानेदार भी हैरत और दहशत से एक लम्हे के लिए सुन हो गए। लाशों की हालत ही ऐसी थी कि जो भी देखता उसका हशर वही होता था। जिस्म कहीं पड़े थे, सर कहीं पड़े थे। थानेदार ने जल्दी अपने ऊपर काबू पा लिया। फिर उसने बड़ी बारीक पेटी से चारों तरफ की ज़मीन और दरख्तों का मुआयना किया। कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे आलाए कत्ल का पता चल सके, लेकिन बसीरा कोशिश के बावजूद ऐसी कोई चीज़ दस्तयाब ना हो सकी। अलबत्ता सामने एक दरख्त पर हल्का सा कट का एक निशान उसे नजर आया, लेकिन वो इससे कोई ख़ास सुराग हासिल करने में कामयाब ना हुआ। एक सिपाही को उसने मरकज़ी हेडक्वार्टर में इस अजीबो गरीब वाक़या की इत्तला देने के लिए भेज दिया। चनाचा थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस के आला हुकाम, फिंगरप्रिंट के माहिरीन और एम्बुलेंस कारें पहुँच गई।
पुलिस ने इर्द गिर्द का तमाम इलाका छान मारा लेकिन कोई सुराग न मिल सका। आखिर थक हाकर उन्होंने लाशें एम्बुलेंस में डाली और वापस चले गए। और फिर ये हादसात रोज़ का मामूल बन गए। रोज़ाना शुमाली साइड के किसी न किसी हिस्से में शिकारी अचानक इस पुरअसरार मौत का शिकार हो जाते। पुलिस और आला हुक्काम ने बड़े वसी पैमाने पर इन वाक़यात का असबाब जानने के लिए छानबीन की, लेकिन सब बेसूद। कुछ पता ना चल सका। शिकारियों और आवाम के दिलों में इन मुतवातिर वाक़यात से इतनी दहशत फैली कि उन्होंने जंगल में शिकार खेलना छोड़ दिया। लेकिन जब भी कोई बहादुर और मनचले शिकारियों की पार्टी इन तमाम बातों की परवाह न करते हुए शिकार खेलने वहाँ जाती, इसी पुरअसरार मौत का शिकार हो जाती। ये जंगल रियासत प्रेम नगर की आमदनी का बहुत बड़ा जरिया था। जंगल में शिकार खेलने वालों से बाकायदा फीस ली जाती थी। शिकारियों की रियासत में आमद की वजह से रियासत मुख्तलिफ सूरतों में काफ़ी रुपया कमा लेती थी। इसके अलावा जंगल से लकड़ी काट कर रियासत से बाहर भेजी जाती थी, जिससे रियासत को एक माकूल आमदनी हो जाती थी। शिकारियों ने जब से इस तरफ का रुख करता छोड़ा था, रियासत की अच्छी खासी आमदनी बंद होकर रह गई थी। नवाब बेहजाद अली खान ने, जो इस रियासत के मालिक थे, अपनी निगरानी में वाक़यात की छानबीन कराई, लेकिन कुछ पता ना चल सका। अब तो लकड़ी काटने के लिए कोई ठेकेदार इस जंगल का ठेका न लेता। खासी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। रात को इस जंगल से मुख्तलिफ रंगों की शुआएं बुलंद होती, दरख्तों से चिंगारियां फूटती, शहर से साफ नजर आती। जाहिल आवाम के दिमागों में रफ्ता रफ्ता ये यकीन पैदा होता चला गया कि इस जंगल में आसिम ने डेरा डाल दिया है। सारी रियासत में ये अफवाह फैल गई। बेहजाद अली खान ने मरकज़ी हुकूमत से इन वाक़यात के सुराग लगाने के लिए जासूस तलब किए, लेकिन वो भी नाकाम वापस हुए। नवाब बेहजाद अली खान इस सिलसिले में बेहद परेशान रहने लगे। आखिर एक दिन उन्होंने अपने दोस्त वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी सर सुल्तान को फ़ोन किया और उन्हें तमाम वाक़यात तफसील से बताने के बाद इससे मदद की दरख्वास्त की। सर सुल्तान ने हत्तुलवाह से मदद करने का वादा किया और फिर चंद दिनों बाद उनकी तरफ से एक पैगाम नवाब बेहजाद अली खान को मिला कि वो एक शख्स को उनके पास भेज रहे हैं, वो खोज लगा लेगा। नवाब बेहजाद अली खान बड़ी शिद्दत से इस शख्स की आमद का इंतज़ार करने लगे। फिर उन्हें इत्तला मिली कि वो शख्स कल उनके पास पहुंच जाएगा। नवाब बेहजाद अली खान जैसे ही खाने के कमरे में दाखिल हुए, कमरे में गूंजने वाली मुतरन्नम कहके और हल्की हल्की सरगोशियाँ गहरे सकूत में तब्दील हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपनी मखसूस कुर्सी पर आकर बैठ गए। उनकी आंखें किसी गहरी सोच में गर्क महसूस होती थी। चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे। साफ महसूस होता था कि इनका दिमाग किसी पेचीदा इसरार को सुलझाने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ है। नवाब बेहजाद अली खान एक छोटी सी रियासत प्रेम नगर के मालिक थे। उनकी रियासत मुल्क के इंतहाई शुमाल में सरहद के करीब वाक़या थी और अपने खूबसूरत और दिलकश मनासिर की वजह से पूरे मुल्क में एक मशहूर सहरगाह का दर्जा रखती थी। मुल्की लोगों के अलावा दुनिया के कोने कोने से सियाह प्रेम नगर में सैर व तफरी के लिए आते थे और ख़ास तौर पर गर्मियों में यहाँ का हुस्न दोबाला हो जाता। सरहद के करीब एक बहुत बड़ा और घना जंगल था, जिसमें हर किस्म के दरिंदे शिकार के लिए मौजूद थे। ये जंगल पैराबन के नाम से मशहूर था। कई लोगों उसे शिकारियों की जन्नत के नाम से पुकारते थे। नवाब बेहजाद अली खान नरम तबीयत और सुलह शख्सियत के मालिक थे। गरीबों की बही ख्वाह थे। अपनी रियासत में उन्होंने जगह जगह यतीम खाने, सिराएं, हस्पताल, स्कूल कायम कर रखे थे, जिनका तमाम खर्च वो खुद उठाते थे। इसलिए वो रियासत की आवाम में बेहद मकबूल थे। लोग उन्हें नवाब फरिश्ता के नाम से याद करते थे। उनकी औलाद 2 लड़कियों और 1 लड़के पर मबनी थी। नवाब साहब की बेगम 4 साल पहले वफ़ात पा चुकी थी। लड़का डॉक्टरी की आला तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड किया हुआ था। लड़कियां तालीम से फारिग हो चुकी थीं। दोनों लड़कियां फ़रुख जहां और मारुख इंतहाई शौक़ और चंचल तबीयत की मालिक थी। लड़कियों के अलावा इनकी 2 बुआंजियाँ शगुफ्ता और नाहिद भी इनके साथ ही रहती थी, क्योंकि नवाब की हमशीरा का काफ़ी अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। नाहिद और शगुफ्ता की तबीयत भी फ़ुरख जहाँ और मारुख की तरह इंतहाई शौक़ थी। इसलिए जहाँ इन चारों का ग्रुप मिल जाता, वहाँ एक क़यामत ही टूट पड़ती। चारों तालीम याफ्ता और हुस्न में लासानी थी। नवाब साहब चारों से यकसा प्यार करते थे। उनके लिए लड़कियों और भांजरियों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं था। वो चारों भी नवाब साहब से काफ़ी हद तक बेतकल्लुफ़ थी, लेकिन इसके बावजूद वो उनका अदब भी बहुत करती थी। चनाचा इस वक्त भी जैसे ही नवाब साहब खाने के कमरे में दाखिल हुए, वहाँ खामोशी तारी हो गई। नवाब साहब ख्यालों में खोए हुए खाना खा रहे थे। डैडी, आज आप परेशान मालूम हो रहे हैं। अचानक मारूख ने नवाब साहब की तरफ गौर से देखते हुए पूछा।
नवाब साहब चौंक पड़े और फिर फीकी हंसी उनके होंठों में नमूदार हुई। नहीं बीबी, मैं ठीक हूँ, बस ज़रा रियासत के मुतल्लिक एक मसले पर गौर कर रहा था। नवाब साहब ने अपनी हालत संभालते हुए कहा। डैडी, खाना खाते वक्त आप रियासत को भूल जाया कीजिए, फ़र्रुख जहाँ ने उठलाते हुए कहा। अब हमारी बेटी हमें नसीहतें कर रही है। नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। फ़र्रुख बाजी ठीक ही तो कह रही हैं अंकल, शगुफ्ता ने फ़र्रुख की तायद करते हुए कहा। और हाँ, मुझे बताने का ख्याल ही नहीं रहा, कल एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बतौर मेहमान हमारे यहाँ आ रही है, नौकरों से कहकर गेस्ट रूम ठीक करवा लेना। नवाब साहब ने मारूख से मुखातिब होते हुए कहा। ओके डैडी, वैसे ये मुअज़्ज़ज़ शख्सियत कहाँ से तशरीफ़ ला रही हैं? मारूख के लहजे में दबी दबी हंसी के असरात वाज़े थे। दारुल हुकूमत से। नवाब साहब ने मारूख के लहजे को गौर करते हुए संजीदगी से कहा। क्या आप इनका पेशगी तारुफ नहीं करा सकते? मारूख ने कहा। इनका नाम अली इमरान है और एक ख़ास सिलसिले में मुझे इनकी मदद दरकार है, इसलिए वो कल यहाँ आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं पहले बता दूँ, आपने इनके साथ किसी किस्म का मजाक नहीं करना। वो शायद इंतहाई संजीदा तबीयत के मालिक होंगे और जिस काम के सिलसिले में वो यहाँ आ रहे हैं उसके लिए उन्हें ज़हनी यकसवी की इंतहाई ज़रूरत है। नवाब साहब का लहजा बेहद संजीदा था। बहुत अच्छा अंकल, लेकिन आपने लफ्ज़ शायद इस्तेमाल किया, क्या इसका मतलब है कि आप उन्हें पहले से नहीं जानते? शगुफ्ता ने एक नुक्ता निकाला। हाँ शगुफ्ता, वो पहली बार यहाँ आ रहे हैं, नवाब साहब ने संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा। फिर वो सब खामोशी से खाना खाने में मशगूल हो गए। नवाब साहब के अलावा बाकी सबके दिमाग में वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत घूम रही थी। सब अपनी अपनी जगह इस शख्सियत का तस्वुराती खाका बांध रही थी कि वो शख्सियत कैसी होगी। इतने में नवाब साहब ने खाना खाकर हाथ रुमाल से पोंछने शुरू कर दिए। बाकी सब ने भी इनकी पैरवी की और हाथ धोने के बाद नवाब साहब अपने ख़ास कमरे में चले गए और वो चारों दस्तरख्वान से उठकर एक दूसरे कमरे में आ बैठी। शगुफ्ता बाजी, वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत कैसी होगी? नाहिद ने शगुफ्ता को मुखातिब होते हुए कहा। यही मैं सोच रही हूँ, शगुफ्ता ने जवाब दिया। मेरे ख्याल में वो इंतहाई तवीलुल कामत, कवि हेकल, अधीर उम्र की शख्सियत होगी, जिसकी लंबी लंबी सफ़ेद मूछें होंगी, सर के बाल आधे खायब और आधे बाकी सफ़ेद होंगे। मारूख ने अपने जहन में पैदा होने वाले खाका उनके सामने पेश कर दिया। बिल्कुल ठीक बाजी, बिल्कुल यही नक्शा मेरे जहन में भी था। इसके अलावा उनकी आंखों पर मोटे मोटे शीशों वाली धुंधली सी ऐनक भी होगी। नाहिद ने खाके में इजाफा करते हुए कहा और सब खिलखिला कर हंस पड़े। बाजी, ये शख्सियत कहीं अपने फ़लसफ़ों और नसीहतों से बोर ना करना शुरू कर दे। शगुफ्ता ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। देखो, ये तो उसकी आमद पर ही पता चलेगा। मारूख ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर वो काफ़ी रात गए तक इन मुअज़्ज़ज़ शख्सियत पर ही बहस करती रही। घना और हैबतनाक जंगल रात के वक्त कुछ और ज़्यादा भयानक लग रहा था। चारों तरफ मुख्तलिफ दरिंदों की ज़ोरदार आवाज़ें गूंज रही थी। इनमें कभी कभी शेर के दिल दहला देने वाली धाड़ें भी शामिल होती। इस खौफनाक जंगल में इस वक्त एक स्याहपोश हाथ में ग्रीन गन पकड़े बड़े इत्मीनान से आंखें बढ़ा चला जा रहा था। वो इस तरह मुतमईन था जैसे जंगल की बजाय किसी शहर की पुरौनक सड़क पर फिर रहा हो। कभी कभी वो अचानक ठटक कर रुक जाता और चंद लम्हे किसी आवाज़ को बगौर सुनता, फिर सर झटक कर आगे बढ़ जाता। अभी तक इसका वास्ता किसी दरिंदे से नहीं पड़ा था। काफ़ी दूर तक वो जंगल में बढ़ता चला गया, फिर एक दरख्त के नीचे आकर रुक गया। ये दरख्त बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। इस दरख्त का तना बहुत चौड़ा था कि अगर एक हाथी भी दूसरी तरफ छुप कर खड़ा होता तो इस तरफ से नजर ना आ सकता था। वो स्याहपोश दरख्त के पास खामोशी से खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ा और इतने में हाथ फेरने लगा। अचानक एक हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और इस तने में एक दरवाज़ा सा बन गया। वो इधर उधर देखता हुआ इस दरवाजे में दाखिल हुआ। इसके दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। स्याहपोश ने ब्रेन गन कांधे से लटकाई, जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और फिर इस टॉर्च की रोशनी के जरिए वो सीढ़ियाँ उतरता चला गया। सीढ़ियाँ काफ़ी गहराई तक चली गई थी। जहाँ जाकर सीढ़ियाँ ख़त्म हुई वहाँ आगे एक छोटा सा कमरा था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। इसने दरवाजे पर लगे हुए पीतल के हैंडल को 3 बार मखसूस अंदाज में घुमाया और दरवाज़ा खुल गया। आगे एक लंबी सी गैलरी थी। गैलरी में कम पावर के बहुत से बल्ब जल रहे थे। गैलरी में हल्की हल्की गिड़गिड़ाहट की आवाज़ें आ रही थी, जैसे आसपास कोई भारी मशीन चल रही हो। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ गैलरी से गुजरने लगा। गैलरी के दरमियान में एक छोटा सा दरवाज़ा था जो इस वक्त बंद था। स्याहपोश ने जेब से एक छोटी सी चाबी निकालकर दरवाजे के ऑटोमेटिक लॉक में डालकर घुमाया, फिर दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाज़ा बेआवाज़ खुलता चला गया।
یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو بہترین اور جدید ساخت کے فرنیچر سے مزین تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا۔ کمرے میں مرکزی ٹیوب چل رہی تھی۔ اس نے برین گن کمرے کی سائیڈ میں پڑی ہوئی ایک ٹیبل پر رکھ دی۔ پھر وہ ایک الماری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس کے اوپر والے خانے میں رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی مشین نکالی۔ پھر اسے لا کر کمرے کے درمیان پڑی ہوئی ایک بڑی سی میز پر رکھ دیا اور خود اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ مشین میں لگی ہوئی مختلف رنگوں کی تاروں کو جوڑتا رہا۔ پھر اس نے مشین کے نیچے لگے ہوئے ایک بٹن کو دبایا۔ مشین سے ہلکی ہلکی سوں سوں کی آوازیں نکلنے لگی اور وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اچانک آوازیں آنی بند ہو گئی اور پھر ایک عجیب قسم کی منمناتی ہوئی آواز ابھری، جیسے کوئی منہ بھینچ کر بول رہا ہو، ہیلو شیطان سپیکنگ، اوور۔ کوئی 2 منٹ تک یہی فکرہ دہرایا جاتا رہا۔ پھر آواز آنی بند ہو گئی۔ سوزوں کی آوازیں دوبارہ آنی شروع ہو گئی، ہیلو نمبر 2 سپیکنگ، اوور۔ وہ بھی تقریباً 2 منٹ تک یہی فکرہ دہراتا رہا۔ پھر اس نے بٹن آف کر دیا۔ اب دوسری طرف سے وہی منمناتی آواز دوبارہ ابھری، ہیلو نمبر 2، کام کس سٹیج پر پہنچ چکا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، باس کام کی رفتار تسلی بخش ہے، ہم جلدی اپنا مشن مکمل کر لیں گے، اوور۔ نمبر 2 نے جو وہی سیاہ پوش تھا جواب دیا، جنگل میں شکاریوں کی رکاوٹ کے لیے کہاں تک کامیابی ہوئی، اوور۔ دوسری طرف سے سوال کیا گیا، باس کافی حد تک ہم کامیاب ہو چکے ہیں، شروع میں ہمیں اس طرح آنے والے شکاریوں کو ہائپر کے ذریعے بے طریق قتل کرنا پڑا تھا۔ آہستہ آہستہ شکاری اس طرف آنے خود بخود بند ہو گئے۔ پھر رات کو زیرو گن کے ذریعے رنگ برنگی چنگاریاں چھوڑی گئی اور اس قسم کے مختلف حربتیں اختیار کیے گئے۔ چنانچہ اس علاقے کے لوگوں نے جنگل کو آسیب زدہ سمجھ لیا۔ اب یہاں شکاری آنا بند ہو گئے ہیں اور ہم بڑے سکون سے اپنا کام کر رہے ہیں، اوور۔ سیاہ پوش نے تفصیلی رپورٹ دی، ٹھیک ہے، میں تمہاری کارکردگی سے خوش ہوں۔ ویسے کبھی کبھی پھولے بھٹکے شکاریوں کے لیے کوئی انتظام کیا گیا ہے، اوور۔ شیطان نے پوچھا، یس باس، ہائپر مشین نے ہمارے لیے آدمی درختوں میں چھپے رہتے ہیں، اوور۔ نمبر 2 نے جواب دیا، اوکے، ویسے میں چند دنوں بعد خود بھی تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے کہا، مجھے خوشی ہوگی باس، اوور۔ سیاہ پوش نے معتبانہ انداز میں کہا، اوکے، ویسے ہر روز مجھے حالات بتا دیا کرنا، اوور۔ باس نے کہا، اوکے سر، اوور۔ سیاہ پوش نے جواب دیا، اوکے، اوور اینڈ آل۔ وہی منمناتی ہوئی آواز ابھری اور پھر یکلگ سوں سوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ سیاہ پوش نے تمام بٹن آف کر دیے، پھر تاریں علیحدہ کرنی شروع کر دی۔ تاریں علیحدہ کر کے اس نے مشین اٹھا کر واپس الماری میں رکھی اور پھر وہاں سے وسکی کی بوتل اور گلاس لے کر دوبارہ کرسی پر آ بیٹھا۔ بہزاد محل کے خوبصورت پورچ میں ایک لمبی سی گاڑی رکی اور پھر ڈرائیور نے باہر نکل کر کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ پورچ کے ساتھ والے برآمدے میں اس وقت نواب بہزاد علی خان اپنی دونوں لڑکیوں اور بھانجیوں کے ساتھ بذات خود موجود تھے۔ دروازہ کھلا اور ایک طویل القامت اور قوی ہیکل حبشی جس نے خاکی یونیفارم پہنی ہوئی تھی، جس کے بیلٹ کی دونوں سائیڈوں پہ ریوالور لگے ہوئے تھے، باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں انتہائی سرخ تھیں۔ برآمدے میں کھڑی ہوئی لڑکیاں اسے دیکھ کر خوف سے سمٹ گئی۔ واقعی وہ اپنے گہرے کالے رنگ، سرخ آنکھوں اور وسیع عریض جسم کی وجہ سے انسان کی بجائے کوئی دیو لگ رہا تھا۔ نواب کی آنکھیں بھی اسے دیکھ کر حیرت سے پھیل گئی۔ پھر حبشی کار سے نکل کر ایک طرف معتبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد کار سے ایک درمیانے قد کا خوبصورت نوجوان باہر نکلا۔ اس کے جسم پر ٹیکنیکل لباس تھا، چہرہ حماقتوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ خوبصورت اور موٹی آنکھوں میں معصومیت کی جھلکیاں نمایاں تھیں، جسم بھرا ہوا اور مضبوط تھا۔ اسے دیکھ کر خوف کے مارے سہمی ہوئی لڑکیاں اچانک کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ نوجوان کی ہیبت ہی کچھ ایسی تھی۔ نوجوان نے انہیں ہنستا دیکھ کر اپنی آنکھیں اس طرح جھپکائیں جیسے الو کو پکڑ کر دھوپ میں بٹھا دیا گیا ہو۔ اب نواب صاحب کے چہرے پر بھی شدید حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ ڈرائیور نے کار کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ نوجوان آگے بڑھا اور حیرت سے بت بنے ہوئے نواب صاحب کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کے پیچھے وہ حبشی بھی تھا۔ نواب صاحب ابھی تک اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکے تھے۔ نوجوان نے ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا، پھر رکوع کے بل جھکتا ہوا انہیں فرش سلام کرنے لگا۔ ساتھ ہی وہ نقیبوں کی طرح بول پڑا، نواب ابن نواب، خاقان ابن خاقان، سلطان ابن سلطان، بے ایمان ابن اوہ
सॉरी प्लीज, नौजवान ने अहमकाना लहजे में कहा तो लड़कियों के जोरदार कहकों से बरामदा गूंज उठा। वाली सल्तनत प्रेमनगर, उसने दोबारा अलकाबात शुरू किए। ये क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम? नवाब साहब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। नौजवान अचानक सीधा हो गया और फिर सीने पर हाथ रखकर सर को जरा झुकाया और बोलना शुरू कर दिया। आपका मेहमान मुसम्मी अली इमरान इब्ने रहमान फरसिंदाए सर सुल्तान, बाअमने अमान हासिर आमद, अब मान या न मान तुम्हारी मर्जी। आखिर दो लफ्ज़ उसने इस तरह लहक कर कहे जैसे गाना गा रहा हो। लड़कियों के हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। नवाब साहब हैरत से कंग होकर खड़े थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहीं और क्या ना कहें। अजीब जुगत से पाला पड़ा था। अचानक उन्होंने हंसती हुई लड़कियों की तरफ गुस्सेली नजरों से देखा। तुम क्यों हंस रही हो, चली जाओ यहाँ से, नवाब साहब ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा और लड़कियां अपने मुंह पर हाथ रखे वहां से चल दी। इमरान अब खामोश खड़ा गोल गोल तीते घुमा रहा था। नवाब साहब अब इमरान से मुखातिब थे। तुमने आते ही क्या बकवास शुरू कर दी थी? नवाब साहब का लहजा इंतहाई तल्ख था। मुझे अफसोस है नवाब साहब, दरअसल मैंने सोचा आप भी रिवायती किस्म के नवाब साहब होंगे। अगर मैंने इस तरह अलकाब व अदाब के साथ सलाम ना किया तो फ़ौरन गर्दन फनी का हुक्म सादिर कर दें और फिर एक खौफनाक किस्म का जल्लाद। लेकिन एक बात यह है कि जोसेफ भी किसी जल्लाद से कम नहीं। योमिया 6 बोतलें शराब पी जाना जल्लादी नहीं तो क्या है? इमरान ने जोसेफ की तरफ इशारा करते हुए कहा जो इसके पीछे बुत बना खड़ा था। ये कौन है? नवाब साहब ने जोसेफ को सर से पांव तक देखते हुए कहा। मेरा बॉडीगार्ड। क्यों, आपको पसंद आया? कहें तो इस जैसा आपको भी मंगवा दूं, इमरान ने कहा। तुम्हें सर सुल्तान ने भेजा है? नवाब साहब ने पूछा। जी हाँ, इमरान ने सर झुकाते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं आता कि सर सुल्तान तुम जैसे मस्खरे को भेजेंगे। नवाब साहब की आंखों में बेयकीनी साफ पड़ी जा सकती थी और इमरान ने जेब से एक लिफाफा निकाल कर आगे बढ़ा दिया। नवाब साहब ने खामोशी से इसके हाथों से लिफाफा लिया, उसे खोला और ख़त पढ़ना शुरू कर दिया। बहजाद, मैं अली इमरान को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, ये तुम्हारी उलझनें हल कर देगा। वैसे इसके मस्खरे पन पर मत जाना, ये बेसाहिर जितना मस्करा है उतना ही दर हकीकत तेज़ और सहीन है। तुम बिला तकल्लुफ़ इससे अपने तमाम मिसाइल बयान कर दो। फ़कत सुल्तान अहमद। नवाब साहब ने ख़त पढ़कर एक तवील सांस लिया और एक बार फिर गहरी नज़रों से इमरान का जायज़ा लेने लगे। इमरान के चेहरे पर हमाकतों की तह में कुछ और भी इजाफा हो गया। चंद लम्हे तक वो कुछ सोचते रहे, फिर उन्होंने कांधे झटके। यकीनन वो कोई फैसला करने में कामयाब हो गए थे। इसका पूरा तारुफ कराओ, उन्होंने जोसेफ को देखते हुए इमरान से पूछा। जोसेफ इमरान के पीछे अटेंशन खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें यूं चारों तरफ घूम रही थी जैसे कोई शिकारी किसी शिकार की तलाश में हो। ये मेरा बॉडीगार्ड है जोसेफ। कैसा है? इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। शानदार, नवाब साहब ने बकौर जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा। उसकी नज़रों में तहसीन के आसार नुमाया थे। खाक शानदार, कबाड़ा करके रख देता है मेरा, इमरान ने दोबारा मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब? नवाब साहब ने हैरत से पूछा। जनाब, 6 बोतल शराब योमिया पीता है तब उसे होश आता है, इमरान ने इस लहजे में कहा। 6 बोतल शराब योमिया तब होश आता है? नवाब साहब ने चौंक कर लफ्ज़ होश पर जोर देते हुए कहा। जनाब, गुस्ताखी मुआफ़, क्या मैं अपनी नौकरी पक्की समझूं? इमरान ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? नौकरी का क्या मतलब? नवाब साहब इस अजीब गरीब सवाल से बौखला गए। बात यह है कि आप तो मेरा इस तरह इंटरव्यू ले रहे हैं जैसे नौकरी के उम्मीदवार से लिया जाता है, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। ओह मुआफ़ करना इमरान बेटे, मैं तुम्हें बेटा ही कहूँगा क्योंकि तुम मेरे बेटे की उम्र के बराबर हो। दरअसल सिचुएशन ही ऐसी बन गई है कि मैं हैरत की लगातार झटकों की सद में आ गया था। आओ अंदर चल कर बैठें, नवाब साहब ने कहा। शुक्र है मेरी तो टांगें खड़े खड़े सूख गई हैं, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन नवाब साहब ने कोई जवाब ना दिया। शायद उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। इमरान और जोसेफ नवाब साहब के पीछे चलते हुए उनके शानदार वसी अरीज ड्राइंग रूम में आ गए। बैठो, उन्होंने एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। जोसेफ, दरवाजे पर निगरानी करो, इमरान ने जोसेफ का हुक्म दिया और जोसेफ बगैर कुछ बोले फौजी अंदाज में अबाउट टर्न हुआ और फिर मार्च करता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। हाँ तो नवाब साहब, अब आप मुझे तफसील बताएं, क्या वाक़या है? इमरान ने संजीदगी से नवाब साहब से मुखातिब होते हुए कहा। मेरा ख्याल है अब तुम आराम करते, डिनर के बाद तुम्हें तमाम तफसील से आगाह करूँगा, नवाब साहब ने कहा। इतने में एक मुलाजमा कॉफ़ी का जग और प्यालियाँ ले आई।
इसने जग से दोनों प्यालियों में कॉफ़ी डाली और बड़े अदब से इमरान नवाब साहब के सामने प्यालियाँ रखकर वापस चली गई। नहीं, मेरे ख्याल में आप अभी बता दें ताकि मैं डिनर तक उनके मुतालिक कोई प्रोग्राम बना लूँ। मैं इस सिलसिले में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। इमरान ने संजीदगी से कहा। बेहतर, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और फिर नवाब साहब ने तमाम वाक़यात पूरी तफसील के साथ बता दिए। उसके साथ साथ रियासत के नुकसानात का भी जिक्र किया, जिसकी शिकारियों से होने वाली आमदनी के अलावा जंगल से लकड़ी की बरामद कारोबार भी था। उन्होंने शायद इसलिए कहा था कि इमरान की नज़रों से इन वाक़यात की अहमियत उजागर हो सके, लेकिन इमरान को रियासत के नफ़ा नुकसान से कोई गर्ज नहीं थी। वो तो सर सुल्तान की ज़ाती दरख्वास्त पर यहाँ चला आया था। सर सुल्तान ने उससे बुलाकर ज़ाती तौर पर दरख्वास्त की थी, और चूँकि इमरान और उसकी टीम काफ़ी दिनों से बिल्कुल फारिग थी, इमरान ने सोचा चलो बेकार से बेकार ही भली, काम भी हो जाएगा और तफरीह भी। प्रेम नगर के मुतल्लिक वो भी सब कुछ जानता था। चनाचा वो जोसेफ को साथ लेकर यहाँ चला आया, लेकिन अब तमाम वाक़या सुनकर उसकी दिलचस्पी इस वाक़या से बढ़ गई थी। हालात वाकई ही दिलचस्प थे। अचानक बगैर किसी हथियार के शिकारियों की गर्दनें साबुन की तरह कट जाएं, और फिर रात को जंगल से बुलंद होने वाली रंगारंग शुआएं और चिंगारियां यकीनन दिलचस्प मुआमला थी। बेहतर नवाब साहब, मैं काम करने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ 2 शराइत पर। इमरान ने इंतहाई संजीदगी से कहा। उसके चेहरे पर इतनी संजीदगी तारी थी कि नवाब साहब हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये आदमी है या क्रिकेट, हर लम्हे रंग बदलता है। कौन सी शराइत? नवाब साहब ने चौंकते हुए कहा। नंबर 1, मैं जो भी काम करूं आप मुझसे उसकी रिपोर्ट ना मांगे, बिल आखिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इमरान ने पहली शर्त पेश की। मुझे मंजूर है, नवाब साहब ने बिला तापुल कहा। नंबर 2, जोसेफ को रोज़ाना 6 बोतल शराब मुहैया करना आपके ज़िम्मे। इमरान ने दूसरी शर्त बताते हुए कहा। भला ये भी कोई कहने की बात है? मैं अपने मेहमानों की ज़रूरतों का जिम्मेदार हूँ, नवाब साहब ने कदरे नागवारी से कहा। वो मुआफ़ कीजिएगा, आप तो नवाब हैं। मैं ना जाने क्या समझ बैठा था। इमरान ने अचानक चेहरे पर हमाकतें जलवागर कर दी और नवाब साहब छीम कर रह गए। अच्छा, अब तुम आराम करो, तुम्हारे और तुम्हारे बॉडीगार्ड के लिए कमरे ठीक कर दिए गए हैं। मुलाकात अब डिनर टेबल पर होगी, नवाब साहब ने उठते हुए कहा। यकीनन, इमरान ने सर झुकाते हुए कहा। फिर नवाब साहब ने मेज़ पर पड़ी हुई टेबल बेल बजाई। फ़ौरन एक मुलाजिम अंदर आ गया। उसने झुककर सलाम किया और फिर मौतबाना अंदाज में खड़ा हो गया। देखो चमन, मेहमानों की इनके कमरों तक रहनुमाई करो, नवाब साहब ने चमन से कहा और ख़ुद इमरान से हाथ मिलाकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।